आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं। मतलब कैसे दुनिया के कुछ सबसे शातिर रणनीतिकार एकदम से ईमानदारी और उदारता का नाटक करके बड़े बड़े और खतरनाक लोगों को भी आसानी से चकमा दे देते हैं। सिलेक्टिव ऑनेस्टी या कहें चुनिंदा ईमानदारी, ये एक ऐसा अचूक हथियार है जिसकी हम अक्सर कल्पना भी नहीं कर पाते। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे माइंड गेम को समझते हैं। जरा सोचिए, इतिहास के सबसे खूंखार और बेरहम गैंगस्टर को कोई कैसे ठग सकता है। बात 1926 की है। अल कपोन, जो क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह था और किसी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता था, उसे चकमा देने का एक बेहद दुस्साहसिक प्लान बनाया काउंट विक्टर लस्टिग ने, जो अपने शाही अंदाज और सलीके के लिए जाने जाते थे। लस्टिग का प्लान सुनने में बहुत ही अजीब बल्कि बेवकूफ़ी भरा लग सकता है। उन्होंने कैपोन से $50,000 मांगे और दावा किया कि वो इसे दुगना कर देंगे। लेकिन किया क्या? बस उस पैसे को बिना छुए 60 दिनों तक एक बैंक के वॉल्ट में बंद रखा और ठीक 2 महीने बाद सारा पैसा ये कहते हुए वापस कर दिया कि उनका प्लान फेल हो गया है। बस। अब इन दोनों की सिचुएशन का विरोधाभास देखिए। एक तरफ एल कपोन है, जो हमेशा शक में रहता था, भारी सिक्योरिटी के बीच रहता था और धोखेबाज भेड़ियों से डील करते करते मानसिक रूप से एकदम थक चुका था। और दूसरी तरफ लस्टिग, जो बेहद शालीनता से माफी मांग रहा है और पूरी तरह से हारा हुआ लग रहा है। कैपोन जैसे इंसान के लिए किसी का सामने आकर पूरे $50,000 बिना छुए वापस कर देना, ये एक ऐसा शौक था जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और इसका नतीजा? सच्चाई के इस अचानक हुए दिखावे से कपोन इतना हैरान हुआ कि उसने लस्टिग को इनाम के तौर पर $5,000 दे दिए। और मजे की बात तो यह है कि ये ठग शुरू से ही इसी $5,000 की फिराक में था। कपोन के खुद के शब्द थे, हे भगवान, तुम तो ईमानदार हो। मतलब एक छोटा सा अनएक्सपेक्टेड कदम बड़े से बड़े शक को भी चकनाचूर कर सकता है। तो यहां असल में हुआ क्या? इस ठगी में एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फायदा उठाया गया। लस्टिग ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि जो इंसान सबसे ज्यादा क्रूर और शक्की होता है ना, वो अंदर ही अंदर किसी ईमानदार व्यवहार के लिए तरस रहा होता है। और जैसे ही उन्हें वो अप्रत्याशित ईमानदारी दिखती है, उनके डिफेंस मैकेनिज्म, उनके शक के सारे गार्ड्स तुरंत गिर जाते हैं। ये पूरी घटना प्राचीन चीन की एक बहुत ही शानदार रणनीति को दर्शाती है, जिसे कहते हैं लेने से पहले देना। जब शुरुआत में कोई उदारता या ईमानदारी दिखाई जाती है, तो वो सामने वाले के लिए एक बेहतरीन डिस्ट्रैक्शन का काम करती है। एक ऐसा पर्दा गिर जाता है कि सामने वाले के लिए ये भापना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि आगे कोई बड़ा धोखा मिलने वाला है। चलिए अब इसी रणनीति के अगले हिस्से को देखते हैं। लेने से पहले देना, उदारता का भ्रम। 1860 के दशक की बात करते हैं, जब बेहद ताकतवर और क्रूर करोड़पति जे गोल्ड एक बड़े जाली स्टॉक संकट में फंसे थे। तब लॉर्ड गॉर्डन गॉर्डन नाम के एक शख्स ने उन्हें सपोर्ट करके एक सच्चे दोस्त होने का दिखावा किया। उस पहली ईमानदारी ने गोल्ड की आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि वो सालों तक गॉर्डन गॉर्डन पर आंख मूंद कर भरोसा करते रहे, उसे पैसे देते रहे, जब तक कि 1873 में गॉर्डन गॉर्डन ने अचानक सारे स्टॉक डंप नहीं किए, गोल्ड को बर्बाद नहीं किया और वो रातों रात गायब नहीं हो गया। और इस कहानी का ट्विस्ट देखिए। खुद को एक बड़ा स्कॉटिश लॉर्ड बताने वाला वो इंसान असल में जॉन क्रॉनिंग्सफील्ड नाम का एक मामूली ठग था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अगर पहली बार में ईमानदारी की एक मजबूत छाप छोड़ दी जाए, तो वो बाद में कोई भी चाल चलने की बहुत बड़ी आज़ादी दे देती है, वो भी बिना कोई शक पैदा किए। एक बार ईमानदारी की इमेज बन जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसे प्राचीन चीन के ड्यूक वू के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। ड्यूक वू ने हू राज्य का भरोसा जीतने के लिए अपने ही एक मंत्री को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने हू पर हमले की सलाह दी थी। इस एक कदम से हू राज्य को इतना गहरा भरोसा हो गया कि उन्होंने अपनी सारी सैन्य सुरक्षा ही हटा ली। और फिर क्या था, ठीक उसी वक्त चेंग की सेनाओं ने अचानक हमला किया और हू पर बड़ी आसानी से कब्जा कर लिया। अब हम आते हैं एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर, मोहक उपहारों से सावधान, छलावरण के रूप में उदारता। देखिए, ईमानदारी ही इकलौता हथियार नहीं है। कई बार एक निस्वार्थ दिखने वाला तोहफा एक ऐसा परफेक्ट छलावरण या कहें कवर बन जाता है जिसमें कोई बहुत बड़ी और विनाशकारी चाल छिपी होती है। असल में किसी भी तोहफे को ठुकराना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब वो किसी दुश्मन से मिले, क्योंकि एक तोहफा हमारे अंदर के उस मासूम बच्चे को जगा देता है और किसी भी छुपे हुए स्वार्थ या बुरे इरादे पर पर्दा डाल देता है।
इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है ट्रोजन हॉर्स। 10 साल के लंबे थका देने वाले युद्ध के बाद जब यूनानियों को समझ आ गया कि सिर्फ ताकत से काम नहीं बनेगा, तो उन्होंने एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाया और उसे ट्रॉय के लोगों को एक तोहफे के रूप में भेंट कर दिया। ट्रॉय के लोगों ने उस शानदार तोहफे को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अपने शहर के बड़े बड़े दरवाजे खोल दिए। और जो काम 10 साल का क्रूर युद्ध नहीं कर पाया, वो एक लुभावने तोहफे ने पल भर में कर दिखाया। एक और ऐतिहासिक घटना पर गौर करते हैं। जब फलिस्कुन शहर के एक टीचर ने रोमन जनरल कैमिलस को खुश करने के लिए अपने ही शहर के कुलीन बच्चों को बंधक बनाकर सौंपने की पेशकश की, तो कैमिलस ने इस अनुचित फायदे को सीधे ठुकरा दिया। उल्टा उसने उन बच्चों से ही उस गद्दार टीचर को कोड़े मारते हुए शहर वापस भेज दिया। सोचिए, अगर वो बंधक वाली रणनीति अपनाता तो सिर्फ दुश्मनी और कड़वाहट बढ़ती, लेकिन इस उदार वापसी ने पूरी कहानी ही पलट दी। कैमिलस की इस सिलेक्टिव काइंडनेस यानी चुनिंदा दयालुता ने दुश्मन के मन में एक गहरा सम्मान पैदा कर दिया। इस एक घटना ने फलिस्कन लोगों के अंदर लड़ने की इच्छा शक्ति को ही जड़ से ख़त्म कर दिया और उन्होंने तुरंत रोमनों के सामने बिना लड़े सरेंडर कर दिया। ये सभी ऐतिहासिक घटनाएं एक बहुत ही गहरी सच्चाई को साबित करती हैं, जिसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में चीनी दार्शनिक हान फेइत्सू ने बहुत ही खूबसूरती से कहा था, जब आप कुछ लेने वाले हों तो आपको पहले कुछ देना चाहिए। यानी लेना तभी सफल होता है जब उसके पहले देने का मास्टर स्ट्रोक खेला गया हो। लेकिन हर रणनीति का एक उल्टा पहलू भी होता है, द रिवर्सल, एक धूर्त की भूमिका। अब तक हमने देखा कि ईमानदारी कैसे काम करती है, लेकिन क्या हो अगर दुनिया पहले से ही जानती हो कि सामने वाला इंसान एक नंबर का झूठा है? तब तो पूरा रणनीतिक परिदृश्य ही बदल जाता है। ऐसे में अगर वो इंसान अचानक से कोई ईमानदारी या दयालुता का काम करेगा, तो वो किसी को निहत्था नहीं करेगा, बल्कि तुरंत मन में खतरे की घंटी बजा देगा। दाल में कुछ काला है वाली फीलिंग आ जाएगी। इसे ऐसे समझते हैं, अल कैपोन के साथ ठगी इसलिए कामयाब रही क्योंकि वहां ईमानदारी एकदम अनएक्सपेक्टेड थी। लेकिन जब उसी काउंट लस्टिग ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा घोटाला करना चाहा, यानी एफिल टावर को कबाड़ के रूप में बेचना, तो उसका शिकार उस पर शक करने लगा। अब यहां लस्टिग को समझ आ गया कि ईमानदारी का नाटक काम नहीं करेगा। उसे अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी और एक करप्ट यानी भ्रष्ट व्यक्ति का नाटक करना पड़ा। इस एफिल टावर वाली ठगी को पूरा करने के लिए लस्टिग ने एक सरकारी अधिकारी का भेष बनाया। जब उस बिजनेसमैन को लस्टिग पर शक हुआ, तो लस्टिग ने बड़ी चालाकी से अपनी कम सरकारी सैलरी की शिकायत करनी शुरू कर दी। वो असल में इशारों इशारों में रिश्वत मांग रहा था, और जैसे ही उसने रिश्वत मांगी, वो बिजनेसमैन पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। क्यों? क्योंकि एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी की इमेज उसके दिमाग में बैठी दुनिया की कड़वी सच्चाई और उम्मीदों से बिल्कुल मैच कर रही थी। ऐसा ही एक मास्टर स्ट्रोक फ्रांसीसी राजनयिक टैलीरैंड ने भी खेला था। 1814-1815 की वियना कांग्रेस के दौरान टैलीरैंड ने एक शातिर झूठे के रूप में अपनी जो इमेज थी ना, उसे छिपाने के बजाय पूरी तरह से अपना लिया। उसने अपनी इस खराब इमेज को ही अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लिया। टैलीरैंड ने तो यहां तक कह दिया कि व्यापार में व्यक्ति को अपने पत्ते खोल देने चाहिए। अब ये इतना बेतुका और हद से ज्यादा ईमानदार लगने वाला बयान था कि कोई भी इस पर विश्वास ही नहीं कर सकता था। ऐसे बयान देकर उसने अपने विरोधियों के दिमाग को पूरी तरह से उलझा दिया। उनके लिए ये समझना नामुमकिन हो गया कि टैलीरैंड तब सच में धोखा दे रहा है और कब सिर्फ धोखे का नाटक कर रहा है। तो आखिर में बात यही आती है कि सत्ता और पावर के खेल में कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है। धोखे का असली मतलब हमेशा ध्यान भटकाना ही होता है। चाहे कोई बड़ी चालाकी से सच्चाई का इस्तेमाल करे या फिर खुलेआम धोखेबाजी का, असली कला तो सामने वाले की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करने में है, ताकि डिस्ट्रैक्शन का एक ऐसा जाल बिछाया जा सके जिसे कोई पार न कर पाए। और ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बेहद खौफनाक और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सही समय पर दिखाई गई ईमानदारी ही एक धोखेबाज का सबसे बड़ा हथियार है, तो क्या कभी भी एक सच्चे दोस्त और एक घात लगाए बैठे रणनीतिकार के बीच फर्क कर पाना मुमकिन है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। चलिए, इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही।